थ्री आई एटलस सूरज के पीछे से वापस आ गया है अपने सबसे करीबी पॉइंट का चक्कर लगाने के ठीक बाद। और ठीक उसी पल उसने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जिसने साइंटिस्ट्स को एक्साइटेड भी कर दिया है और कंफ्यूज्ड भी। ये ऑब्जेक्ट अचानक से बहुत ज्यादा चमक उठा, उम्मीद से ज्यादा ब्लूअर हो गया और अब नासा की जेट प्रपल्जन लैबोरेटरी ने कंफर्म किया है कि इसमें नॉन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के साइंस दिख रहे हैं, यानी एक हल्का पर मापा जा सकने वाला धक्का जिसे सिर्फ ग्रेविटी के आधार पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर आपको ओमुआमुआ याद हो, पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जिसे हमने डिटेक्ट किया था, उसने भी ऐसा ही बिहेवियर दिखाया था और तभी से ये डिबेट शुरू हुई थी कि क्या ये विजिटर्स आर्टिफिशियल हो सकते हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? और जब हम डराने वाली और क्लिक ड्रिवन हेडलाइंस को किनारे रखते हैं, तब डेटा हमें क्या बताता है? चलिए पता लगाते हैं। स्वागत है युगवचन में। कुछ दिन पहले 29 अक्टूबर 2025 को सूरज के सबसे करीब पहुंचने से ठीक पहले साइंटिस्ट्स ने एक गजब की चीज नोट की। थ्री आई एटलस किसी भी नॉर्मल कॉमेट की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से चमका और ऐसे हिंट्स भी मिले कि शायद ये अपना रंग भी बदल रहा था। उस समय सूरज का पिछला हिस्सा जोरदार सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन से दहल रहा था। थ्री आई एटलस ठीक उसी तूफानी एनवायरनमेंट के बीच से गुजरा और हालांकि ऐसा नहीं लगता कि उन फ्लेयर्स ने उसे रास्ते से भटकाया हो, पर उन्होंने हमें एनालाइज करने के लिए बहुत सारा मटेरियल जरूर दे दिया। असली सरप्राइज सोलर एक्टिविटी से नहीं, बल्कि खुद उसकी ट्रेजेक्टरी से आया। पेरीहीलियन के बाद जब जेपीएल ने इसके ऑर्बिट को रिकैलकुलेट किया, तो डेटा अब सिंपल ग्रेविटी के मॉडल में परफेक्ट फिट नहीं हो रहा था। इसलिए नासा के नेविगेशन इंजीनियर दावीदे फार्नोकिया की लीड वाली टीम ने मॉडल में दो नए पैरामीटर्स जोड़े, A1 और A2। अगर आपने इनके बारे में पहले नहीं सुना है, तो ये स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो कॉमेट्स या एस्टेरॉइड्स पर लगने वाले नॉन ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स की वजह से लगने वाले छोटे पर लगातार एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि सरफेस से निकलने वाली गैस के जेट्स या बहुत ही रेयर केसेस में कोई दूसरी अननोन फोर्सेस। और थ्री आई एटलस के केस में ये दोनों टर्म्स अब नॉन जीरो थे। फार्नोकिया के लेटेस्ट फिट के मुताबिक इस ऑब्जेक्ट ने एक छोटा सा पुश महसूस किया, लगभग कुछ 100 किलोमीटर पर डे स्क्वायर्ड, जो सूरज से दूर की तरफ था, और एक दूसरा हल्का पुश साइडवेज, यानी अपने ऑर्बिट के साथ साथ। ये सुनने में शायद बहुत ज्यादा लगे, लेकिन कॉस्मिक टर्म्स में ये बहुत मामूली है, जिसे सिर्फ प्रिसिजन ऑर्बिट फिटिंग से ही डिटेक्ट किया जा सकता है। फिर भी उस छोटे से शिफ्ट का मतलब है कि कोई चीज उसे धक्का दे रही है। अब इसका सबसे पहला और सीधा एक्सप्लेनेशन है आउटगैसिंग। ये तब होता है जब सूरज की रोशनी किसी कॉमेट की बर्फीली सरफेस को गर्म करती है। ये एक नॉर्मल और वेल अंडरस्टूड प्रोसेस है। ज्यादातर एक्टिव कॉमेट्स इसी वजह से कुछ लेवल का नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिखाते हैं। तो फिर थ्री आई एटलस को लेके इतना हंगामा क्यों है? वो इसलिए कि ये कितना ज्यादा चमका, कितनी तेजी से चमका, और ऐसा करते हुए इसका रंग क्या हो गया। नासा जेपीएल के अपडेट के कुछ ही समय के बाद हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट अवी लोब के एक नए एनालिसिस ने थ्री आई एटलस में नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इस अजीब केस को हाईलाइट किया। लोब एक सीधा सवाल पूछते हैं, इसका फिजिकली मतलब क्या है? अगर ये एक्सेलरेशन नेचुरल आउटगैसिंग से आया है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन के नियम के हिसाब से उस पुश को पैदा करने के लिए ऑब्जेक्ट को मास लूज करना होगा, और हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना। अगर हम कुछ 100 मीटर्स पर सेकंड के टिपिकल इजेक्शन स्पीड मान लें, तो लोब कैलकुलेट करते हैं कि थ्री आई एटलस की हाफ लाइफ लगभग 6 महीने होगी। ये मटेरियल की एक बहुत बड़ी मात्रा है, जो गैस और धूल का एक विशाल चमकता हुआ प्लूम बनाने के लिए काफी है, जिसे नवंबर और दिसंबर महीने में स्पेसक्राफ्ट्स और टेलीस्कोप से साफ साफ दिखना चाहिए। जूस स्पेसक्राफ्ट, जो इत्तेफाक से इस महीने एक बहुत अच्छी पोजीशन में है, शायद नवंबर की शुरुआत में ही ऐसे प्लूम को डिटेक्ट करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट होगा। और बाद में 19 दिसंबर को जब थ्री आई एटलस धरती के सबसे करीब से गुजरेगा, लगभग 269 मिलियन किलोमीटर दूर से, तब सैकड़ों ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स के साथ साथ हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप को भी इसे देखने का मौका मिलेगा। अगर वे इसे उम्मीद के मुताबिक मास शेड करते हुए देखते हैं, तो ये नेचुरल आउटगैसिंग वाले एक्सप्लेनेशन को मजबूती से सपोर्ट करेगा। अगर वे नहीं देखते, तो इसका मतलब है कि कोई और चीज उस मोशन को ड्राइव कर रही है।
ऐसा क्यों है वो समझिए। हाल ही में रिसर्चर्स की एक टीम ने स्टीरियो, सोहो और गोज 19 ऑब्जर्वेटरीज द्वारा सितंबर और अक्टूबर में ली गई 3i एटलस की इमेजेस को एनालाइज किया। डेटा से पता चला कि इसकी चमक नॉर्मल से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। सूरज से दूरी के हिसाब से एक टिपिकल कॉमेट की तुलना में लगभग 7 गुना तेजी से। उसी समय ऑब्जर्वर्स ने नोट किया कि सोलर कोरोनोग्राफ से ली गई इमेजेस में 3i एटलस सूरज से भी ज्यादा ब्लूअर दिख रहा था, और ये सच में बेहद अनएक्सपेक्टेड है। ज्यादातर कॉमेट्स पीले या लाल दिखते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी ताजा रंग जोड़ने के बजाय कोमा में मौजूद डस्ट ग्रेन से स्कैटर होती है। एक लगातार ब्लू शेड आमतौर पर चमकती हुई गैस एमिशंस की तरफ इशारा करता है, न कि सिर्फ धूल के रिफ्लेक्शन से। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा प्रोसेस हो सकता है जो एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को हमारे तारे से भी ज्यादा ब्लू दिखा सके। लोग 2 पॉसिबिलिटीज सुझाते हैं। पहली, जो पूरी तरह से नेचुरल है, शायद हम आयनाइज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड से निकलने वाला एमिशन देख रहे हैं, जो 16 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के नीचे ब्लू चमकने के लिए जाना जाता है। दूसरी, जो ज्यादा स्पेक्युलेटिव है, टेक्नोलॉजी, कि शायद उस ऑब्जेक्ट में कोई इंटरनल पावर सोर्स या इंजन हो जो अपनी खुद की हीट या लाइट पैदा कर रहा हो। वो ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ही है, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि डेटा को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर देना चाहिए क्योंकि ये हमें अनकंफर्टेबल महसूस कराता है। लेकिन जो हम सच में जानते हैं उसे एनालाइज करने से पहले चलिए इन एलियन इंजन वाली हेडलाइन से बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होते हैं। हाँ, JPL का डेटा एक मेजरेबल नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जरूर दिखाता है। ये छोटा है लेकिन है, और फार्नोकिया का एनालिसिस दिखाता है कि ये मेजरमेंट नॉइज की वजह से कोई तुक्का नहीं है। हालांकि उस एक्सेलरेशन की वजह से हुआ टोटल डिविएशन बहुत ही मामूली है। अगर ये पुश पूरे 1 महीने तक भी जारी रहता तब भी 3i एटलस अपने रास्ते से सिर्फ हजारों किलोमीटर ही भटकेगा, लाखों नहीं। ये इतना ज्यादा नहीं है कि ये हमारे प्लैनेट समेत किसी भी प्लैनेट के करीब आ सके। ये अभी भी उसी जनरल ट्रैजेक्टरी पर है और जुपिटर के ऑर्बिट की ओर और उससे आगे बढ़ रहा है। कोई इम्पैक्ट रिस्क नहीं है, कोई इवेजिव मनूवर्स नहीं है, और ना ही ये धरती की तरफ मुड़ रहा है। तो हाँ, हालांकि अपनी डिस्कवरी के बाद से ये सरप्राइजेस से भरा रहा है, 3i एटलस एक कॉमेट की तरह ही बिहेव कर रहा है, बस उन कॉमेट से थोड़ा अलग जिन्हें हमने पहले देखा है। और जो लोग अब भी स्केप्टिकल हैं, तो अगले कुछ हफ्ते हमें बहुत कुछ बता देंगे। अगर ये प्रिडिक्शन के मुताबिक मास शेड कर रहा है तो हम उस स्टोरी को रियल टाइम में खुलते हुए देखेंगे, और अगर नहीं तो हमारे हाथ एक असली कॉस्मिक पजल लग जाएगी। इस बीच कुछ और भी ज्यादा ड्रामेटिक सामने आया है। इंटरस्टेलर कॉमेट 3i एटलस को सूरज की तरफ सीधी गैस और धूल की जेट छोड़ते हुए फोटोग्राफ किया गया है। टेडे ऑब्जर्वेटरी के 2 मीटर के ट्विन टेलीस्कोप से ली गई एक कंपोजिट इमेज ने 50-50 सेकंड के 159 एक्सपोजर्स कैप्चर किए। इनसे पता चला कि न्यूक्लियस से सूरज की दिशा में पंखे के आकार की, यानी फैन शेप्ड एक धारा फूट रही है। ऐसा लगता है कि ये जेट कॉमेट के सरफेस से लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। दूसरे शब्दों में ये बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा एक कॉमेट को एक्सट्रीम कंडीशंस में करना चाहिए। और फिर भी इसी हफ्ते की शुरुआत में नासा बैक्ड इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड वार्निंग नेटवर्क ने 3i एटलस के अनयूजुअल बिहेवियर दिखाने के बाद एक इमरजेंसी डिफेंस प्रोब लॉन्च की। जी हाँ, IAWN, जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स के तहत काम करता है, उसने 3i एटलस को ट्रैक करने और ग्लोबल रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क को टेस्ट करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड प्लैनेटरी डिफेंस कैंपेन लॉन्च किया है। ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के लिए UN बैक्ड पहला ऑब्जर्वेटरल कैंपेन है। एजेंसी ने इस बात पर जोर दिया कि इस कैंपेन को भविष्य के पोटेंशियल थ्रेट्स के लिए एक प्रैक्टिस के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसी स्पिरिट के साथ अब तक लॉन्च किए गए 2 सबसे एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट्स, हेरा और यूरोपा क्लिपर, अब एक गजब की जर्नी के लिए तैयार हैं। हाल की मॉडलिंग के अनुसार दोनों क्राफ्ट ऐसी पोजीशंस में होंगे जो उन्हें 3i एटलस की आयरन टेल के बीच से या बहुत करीब से उड़ने का मौका दे सकते हैं जब वो सूरज की तरफ तेजी से बढ़ रहा होगा। हेरा के पास 25 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच का विंडो है और यूरोपा क्लिपर के पास 30 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच का। अगर दोनों में से कोई भी स्पेसक्राफ्ट उस टेल को सैंपल करने में कामयाब हो जाता है, यानी चार्ज्ड पार्टिकल्स, मैग्नेटिक डिस्टॉर्शंस या ऐसे हेवी आयंस जो आमतौर पर सोलर सिस्टम के कॉमेट्स में नहीं देखे जाते, तो ये पहली बार होगा जब इंसानियत किसी दूसरे तारे के पास पैदा हुए ऑब्जेक्ट के मटीरियल को इंटरसेप्ट करेगी।
यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने भी कंफर्म किया है कि उसका जुपिटर आईसी मून्स यानी जूस स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर कॉमेट 3I एटलस पर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को एम करने की तैयारी कर रहा है। ये प्रोब 2 से 25 नवंबर के बीच कॉमेट को ऑब्जर्व करेगा, ठीक तब जब वो अपने सबसे एक्टिव फेज में पहुंचेगा। हालांकि जूस फिलहाल अपने बड़े हाई गेन एंटेना को एक प्रोटेक्टिव हीट शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब है कि डेटा को धरती पर वापस सिर्फ एक छोटे सेकेंडरी एंटेना के जरिए ही ट्रांसमिट किया जा सकता है। नतीजतन हमें इन ऑब्जर्वेशंस की फाइंडिंग्स 2026 की शुरुआत तक देखने को नहीं मिलेंगे। इस बीच आविलोब ने सुझाव दिया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अलर्ट रहना चाहिए और कंटिंजेंसी प्लान्स तैयार रखने चाहिए अगर 3I एटलस एक ब्लैक स्वान इवेंट साबित होता है, यानी एक ऐसी दुर्लभ हाई इम्पैक्ट घटना जिसका प्रिडिक्ट करना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन हो जाने के बाद वो बिल्कुल ऑब्वियस लगती है। लोएब के नजरिए में ये कॉमेट पहली नजर में नेचुरल दिख सकता है, लेकिन पोटेंशियल है कि ये कुछ अनएक्सपेक्टेड छुपा रहा हो, एक तरह का ट्रोजन हॉर्स सिनेरियो जो हमारी उन धारणाओं को चैलेंज करता है कि हम असल में क्या देख रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट का सबसे पजलिंग पहलू ये है कि इसकी ट्रैजेक्टरी प्लैनेट के प्लेन में है और ये 3 ग्रहों मार्स, वीनस और जुपिटर के काफी करीब आ रहा है और ये सजेस्ट करता है कि शायद इसका कोई पर्पस हो। अब इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट खुद अपने रास्ते से भटक जाएगा। ये सूरज के करीब इस मनूवर का यूज करके कुछ छोटे ऑब्जेक्ट्स भी रिलीज कर सकता है और हमें बस मॉनिटर करना और ये देखना है कि ऑब्जेक्ट के आसपास या ग्रहों की तरफ कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। आप जानते हैं मार्स के चारों ओर ऑर्बिटल्स हैं। हम गैलीलियो प्रोजेक्ट की 3 ऑब्जर्वेटरीज से पृथ्वी के आसपास के आसमान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैंने अपनी रिसर्च टीम से किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी की जांच करने को कहा है। खुशी की बात है, कल इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड वार्निंग नेटवर्क द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई कि वो दुनिया भर की ऑब्जर्वेशंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक कैंपेन शुरू करेंगे ताकि इस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा डेटा हासिल किया जा सके, क्योंकि जैसे ही ये सूरज के करीब आता है, असल में अब से 1 हफ्ते बाद 29 अक्टूबर को ये सूरज से 203 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर होगा। ये मनूवर करने का सबसे बेस्ट पॉइंट है, एक इंजन का यूज करने के लिए जो या तो ऑब्जेक्ट को उसकी गति की दिशा में थ्रस्ट देगा जिससे उसे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, या फिर इसका उल्टा करेगा जिस केस में ऑब्जेक्ट टूट सकता है और शायद अगर ये टेक्नोलॉजिकल हुआ तो प्लैनेट्स की और कुछ मिनी प्रोब्स भी रिलीज कर सकता है। इसीलिए हम इसके फ्यूचर रास्ते के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहेंगे और इससे निकलने वाले मटेरियल के बारे में भी। यही तो साइंस करने की खूबसूरती है। फिर मिलेंगे एक और क्यूरियोसिटी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।